माननीय अध्यक्ष जी, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, उसमें सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के कुल 21 सांसदों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया है। कुछ सदस्यों ने अपनी शंकाएं भी उठाई हैं और कुछ लोगों ने इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को भी सदन के पटल पर रखा है। मैं एक एक कर सभी चीजों का धैर्य से जवाब भी दूंगा और सदन को समझाने का प्रयास भी करूंगा कि जो चीजों को एक शंका की दृष्टि से यहां पर रखा गया है, ये बिल लाने के लिए न सरकार की ऐसी कोई मंशा है, न ऐसी कोई इच्छा है। हम इतना निश्चित कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि ये बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है। किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी इसमें नहीं छोड़ी गई। ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है। समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव का उपयोग दोष सिद्धि के लिए किया जाए, इसके लिए ये बिल लाया गया है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट खसोट कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है। आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको अब सुनिए उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहां पर। मगर मैं एक कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के अधिकार, कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं, उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन राइट के कई मायने होते हैं, एक ही चश्मे और एक ही नजरिए से ह्यूमन राइट को नहीं देखा जाएगा। जो लोग कानून के हिसाब से जीते हैं, गाड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, कोई जाकर उसको झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, कोई लूट कर ले जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, उन लोगों के कोई ह्यूमन राइट नहीं है। जो पीछे छूट जाते हैं, वो परिवारजनों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है, उनका भी ह्यूमन राइट है और उसकी ह्यूमन राइट की चिंता करने की जिम्मेदारी आप मानो न मानो, हम मानते हैं कि हमारी है, इस सदन की। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में एक ब्रॉडर बात सदन के सामने रखी है कि ह्यूमन राइट को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन राइट को देखने के कई एंगल होते हैं और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के भी कई एंगल होते हैं। मैं बहुत फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, ये बिल देश के करोड़ों लॉ ओबीडिएंट नागरिकों के ह्यूमन राइट के अधिकार का रक्षण के लिए मैं लेकर यहां पर आया। इसको कोई अन्यथा पेंट करने का प्रयास न कर। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारी चीजें कही गई कि 1920 से बिल था, क्या जरूरत थी सुधार की? दादा तो फिर शासन बदलने की भी क्या जरूरत थी? जल्दी नहीं है, 102 साल हो गया। मेरा तो ये सवाल है, इतना लेट क्यों हुआ? और ये सारी चीजें इस बिल में है। सिर्फ नए आयाम जो जोड़े गए हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर, वो आयामों को बिल के अंदर समाहित किया गया है। पहले भी फिंगरप्रिंट देते थे, कोई विरोध नहीं करता था, देते थे। और अगर कांग्रेस पार्टी का इतना ही विरोध था तो 75 में से 58 साल आप शासन में रहे, क्यों ये अंग्रेजों को लाया हुआ कानून हटा नहीं दिया?
और भाई थोड़ा इतिहास को तो नाप तोल कर बोलो। नमक कानून के कारण नमक कानून 1930 में तोड़ा गया, कानून 1920 में आया है। अब क्या कर रहे हो भाई? खुद तो इतिहास को देखकर बोलो। आप नहीं थे, मनीष जी बोले तब। आप बैठ जाइए ना। रिकॉर्ड में जरूर चेक करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल देश में दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाकर गुनाहों की संख्या को सीमित करने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल एफआईआर को और आरोपों को दोष सिद्धि के माध्यम से जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराकर समाज में एक कठोर संदेश भेजने के लिए लाया गया है। ये बिल के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस राज्य का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है, शासन का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है। पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होती है। पुलिस किसी को पकड़ तो लेती है, मगर अदालत के अंदर उसके दोष को सिद्ध नहीं कर पाती है, तब इतनी पुलिस की कार्रवाई की असर नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए 2014 में मोदी जी ने देश भर के पुलिस फोर्स के सामने स्मार्ट पुलिसिंग का एक कंसेप्ट रखा था। एस से मतलब था सख्त परंतु संवेदनशील, एम से मतलब था आधुनिक, मॉडर्न और मोबाइल, ए से मतलब था चौकन्ना और जवाबदेह, आर से मतलब था भरोसेमंद और प्रतिक्रियात्मक, और टी से मतलब था आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और प्रशिक्षित। ये टी वाला जो हिस्सा है, ये टी वाले हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए बिल में लेकर आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कहा गया कि इसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूं। 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, ये डेटा के हिसाब से मर्डर करने वाले केसों में सिर्फ 44% लोगों को हम सजा करा पाते हैं। सिर्फ 44%। 44। बलात्कार के केस में सिर्फ 39%। अटेम्प्ट टू मर्डर सिर्फ 24%। डेकोइटी सिर्फ 29% और रॉबरी में सिर्फ 38%। और इसके सापेक्ष में दुनिया भर के डेटा को अगर स्टडी करते हैं तो इंग्लैंड 83.6% एवरेज, कनाडा 68%, साउथ अफ्रीका 82%, ऑस्ट्रेलिया 2021 का है 97%, यूएसए 93%। ये भी सारे ह्यूमन राइट के चैंपियन देश हैं और ये सब जगह इससे भी कठोर कानून उपलब्ध है। और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का आपने जिक्र किया, इसका भी मैं बाद में जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स के अंदर एक दूसरा पक्ष भी लिखा है, मगर पूरे जजमेंट को पढ़कर अपने अनुकूल चीजें हैं इसको यहां रख देना, और जो चीज हमारी विचार के अनुकूल नहीं है इसको नहीं रखना। इस प्रकार से अगर हम करें तो मुझे लगता है कि सदन को हम गुमराह करने के अलावे और कुछ नहीं कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जजमेंट अगर पढ़ा ही नहीं है तब तो ठीक है, मगर पढ़कर उसमें से पार्शियल सत्य, एक ही तथ्य लेकर सिलेक्टिवली यहां रखना, ये सांसद के नाते ठीक नहीं है। ऐसे ही मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम भी बदल गए, क्रिमिनल भी बदल गए। क्राइम और क्रिमिनल दोनों आधुनिक तकनीक से लैस होकर क्रिमिनल क्राइम करने लगे, और पुलिस को
हम आधुनिक तकनीक से लैस न करें, किसी को हाथ पैर बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दो कि भैया गोल्ड मेडल लेकर आओ, गोल्ड मेडल क्या, वो तो बेचारा डूब जाएगा क्योंकि आपने हाथ पैर बांध दिए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश में अब नहीं चलती। दादा को भले लगता हो जल्दी हो गई है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, समय आ गया है कि इसको हम बदले, और इसके लिए सिर्फ ये बिल नहीं है, ढेर सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ठीक कहा अधीर रंजन जी ने कि हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का कुशल मानव संसाधन नहीं है, हमारे पास ट्रेन मैन फोर्स नहीं है, परंतु इसको कैसे बढ़ाओगे? किसी ने चिंता किया? हमने चिंता किया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब विश्व की सबसे पहली गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का था, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और फॉरेंसिक साइंस की सभी विधाओं में बच्चे बीएससी करे, एमएससी करे, रिसर्च करे, वहां से प्रोफेसर बाहर आए, इस प्रकार की सारी सुविधाओं से लैस इन यूनिवर्सिटी मोदी जी ने अभी बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6 राज्यों में इसकी एफिलेटेड कॉलेज, उसके कैंपस खोले गए। सब जगह फॉरेंसिक साइंस की अलग अलग विधाओं के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम भी किया गया है। और ये सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेजों से जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़कर आएंगे, तब जाकर हमारी 2 सिद्धि का प्रमाण बढ़ेगा। समस्या जरूर है, मगर समाधान ही नहीं करना। अब तो कोई ये भी कह देगा कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किसी एक धर्म के लोगों को फंसाने के लिए बना ली है। अरे भाई, हर चीज को, ये कानून को भी कहा। मेरे मित्र दयानिधि मारन चले गए, सुनने के लिए नहीं बैठे, माइनॉरिटी को परेशान। ये बिल में माइनॉरिटी शब्द ही नहीं है कि चश्मा लगाकर मेरे बिल को पढ़ा। मैं ढूंढ रहा हूं मेरा चश्मा खराब है या टेक्निक नहीं है मेरे चश्मे, कहीं माइनॉरिटी शब्द नहीं है। कहां से ले आए? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो चश्मा है ना, ये कहीं ना कहीं आपने भी कोई सूचना देकर बदलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जो बचपन से कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई सारी विधाओं का उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक सुविधा हमने करा है, और इसके लिए हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये इसलिए बना है कि 2 सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए। वो इसलिए बनाया है कि पुलिस और हमारी कानूनी एजेंसियां, जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, इससे 2 कदम आगे हो, 2 कदम पीछे न हो। माननीय अध्यक्ष जी, इसको इतनी शंका से देखने का जरूरत नहीं है। हमें नेक्स्ट जनरेशन क्राइम का भी विचार करना पड़ेगा, उसको रोकने का अभी से प्रयास करना पड़ेगा, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दूसरे एरा में ले जाने का भी प्रयास करना पड़ेगा।